हेलो। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टामिन। हिस्टामिन एमीन ऑटोकॉइड के अंदर आता है। ओके, तो बात करते हैं कि हिस्टामिन होता क्या है। हिस्टामिन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हिस्टोज। हिस्टोज का मीनिंग होता है टिश्यू, एंड सेकेंड वर्ड है एमीन। मीन्स हिस्टामिन क्या होता है, टिश्यू एमीन होता है। ओके, जो इसकी फार्माकोलॉजी है उसको सबसे पहले डेल नाम के साइंटिस्ट ने बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में स्टडी किया था उसकी। ओके, हिस्टामिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के अंदर, जो कि कहाँ पे होते हैं, मास्ट सेल में। अगर बात करें हिस्टामिन कहाँ पे पाया जाता है, तो हिस्टामिन हमारा स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होता है मास्ट सेल में। ओके, टिश्यू रिच इन द हिस्टामिन आर, मतलब अब बात करते हैं कि हिस्टामिन का लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है। तो हिस्टामिन रिच जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लीवर, प्लेसेंटा। ओके, ये मास्ट सेल हिस्टामिन होते हैं। जो नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पे, ब्रेन में, एपिडर्मिस में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हिस्टामिन आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड, मोस्ट ऑफ बॉडी सेक्रेशंस, वेनम एंड पैथोलॉजिकल फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो एमाइनो एसिड हिस्टिडीन से सिंथेसाइज्ड होता है। हिस्टिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू हिस्टामिन। ओके, ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक इमिडाजोल रिंग है और दो कार्बन की चेन है और एक एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, हिस्टामिन पे यन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है, तो यन मिथाइल हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर माओ आता है, माओ मतलब मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। जब एन मिथाइल हिस्टामिन पे माओ काम करता है तो मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनता है। ओके, हिस्टामिन पे डाईएमीन ऑक्सीडेज अगर वर्क करता है तो इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनता है। ओके, तो ये रहा उसकी सिंथेसिस का और डिग्रेडेशन कैसे होता है। इन मास्ट सेल हिस्टामिन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो हमारा हिस्टामिन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इज हेल्ड बाय एन एसिडिक प्रोटीन एंड हिपेरिन विद इन द इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। जो मास्ट सेल होता है उसमें जो हमारा हिस्टामिन होता है वो हिस्टामिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हिस्टामिन है या तो ये एसिडिक प्रोटीन के साथ या हिपेरिन जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के ग्रैन्यूल्स में स्टोर रहता है। ओके, व्हेन द ग्रैन्यूल्स आर एक्सट्रेडेड बाय एक्सोसाइटोसिस, जब एक्सोसाइटोसिस होता है ग्रैन्यूल्स बाहर आते हैं तो जो सोडियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो एक्सचेंज होता है हिस्टामिन से। मतलब सोडियम ग्रैन्यूल्स में चला जाता है और हिस्टामिन क्या होता है, रिलीज होता है इन द फ्री फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं अगर इंक्रीज है इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी का लेवल। साइक्लिक एएमपी का लेवल अगर इंट्रासेलुलरी इंक्रीज है तो ये इनहिबिट करेगा हिस्टामिन के रिलीज को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हिस्टामिन इज इनएक्टिव ओरली बिकॉज लीवर डिग्रेडेज ऑल हिस्टामिन दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मतलब हिस्टामिन ओरली एक्टिव नहीं है क्योंकि जो भी हिस्टामिन हम ओरली लेते हैं तो लीवर क्या होता है उसको डिग्रेडेट कर देता है। ओके, ये हिस्टामिन रिलीज को ही दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई भी एंटीजन आता है तो बॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है। ओके, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या होता है, मास्ट सेल पे बाइंड कर जाता है। अब ये एंटीजन जो आया है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई से बाइंड करेगा। ओके, जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई से बाइंड करेगा तो एक्टिवेट करेगा टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को। ओके, जो कि एक्टिवेट कर देगा फास्फोलाइपेज सी को। फास्फोलाइपेज सी क्या होगा, PIP2 को IP3 में कन्वर्ट कर देगा। ये जो IP3 होता है वो ट्रिगर करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज, और ये जो कैल्शियम रिलीज होता है वो एक्सोसाइटोसिस करता है मास्ट सेल ग्रेन्यूल को,
जो कि हिस्टामिन को कंटेन करते रहते हैं। ओके, यहाँ पे PIP2 का फुल फॉर्म है फास्फोटिडिल इनोसिटाल बिसफॉस्फेट। ओके, अब इसको डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर देख रहा है, ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल पे ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ओके, अब जब एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड करता है तो फिर क्या होता है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट कर जाते हैं, जो कि PIP2 को IP3 में कन्वर्ट करते हैं। IP3 क्या होता है, कैल्शियम रिलीज कराता है इंट्रासेलुलरी, और ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करता है ये ग्रैनुल्स का। ये जो हिस्टामिन ग्रैनुल्स है इनको एक्सोसाइटोसिस कराता है। ओके, अब ये जो ग्रैन्यूल है, इस ग्रैन्यूल के अंदर जो हमारा हिस्टामिन है वो या तो प्रोटीन के साथ या तो हिपैरिन के साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो सोडियम होता है उससे एक्सचेंज होता है हिस्टामिन का, मतलब सोडियम अंदर जाएगा हिस्टामिन बाहर, सोडियम अंदर जाएगा हिस्टामिन बाहर। ओके, तो ये उसी को दिखाया है। अब हम बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में। ओके, कि हिस्टामिन के कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। हिस्टामिन के बेसिकली 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट है H1, सेकेंड है H2, थर्ड है H3, फोर्थ है H4। ओके, फर्स्ट बात करेंगे हम इनका रिसेप्टर कौन सा है, उनका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। फर्स्ट रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर की लोकेशन है थ्रू आउट द बॉडी, especially in the smooth muscle cells of the vascular endothelial in heart and CNS। ओके, ये इसका लोकेशन है, हार्ट में, CNS में, स्मूथ मसल में, किसके, वैस्कुलर एंडोथेलियल के। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ये इंक्रीज करते हैं वैस्कुलर परमिएबिलिटी को एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे वेसल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग करते हैं। बात करें अगर ट्रिपल रेस्पॉन्स की, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में हम आगे देखेंगे क्या होता है बेसिकली। ओके, सेकंड है हमारा H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर का लोकेशन है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, वेस्कुलर स्मूथ मसल, CNS, हार्ट एंड यूटेरस। ओके, ये क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड वैसोडाइलेशन। बात करते हैं अगर हम H2 रिसेप्टर का, तो H2 रिसेप्टर क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जो भी H2 ब्लॉकर होते हैं उनको हम यूज करते हैं एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए। ओके, थर्ड है H3 रिसेप्टर। H3 रिसेप्टर CNS में पाया जाता है। CNS में भी थैलमस कॉर्टेक्स में हाई लेवल पाया जाता है। आल्सो फाउंड इन इंटेस्टाइन, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट। ओके, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन, एक्टिंग ऑन द प्रीसिनेप्टिक साइट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मॉड्यूलेटिंग द रिलीज ऑफ 5-HT। 5-HT मतलब सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, NAD इन द CNS। ओके, नेक्स्ट है हमारा H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर क्या होता है, एक्सप्रेस्ड इन द वेरियस सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम में जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें H4 रिसेप्टर होता है, सच एज मास्ट सेल, एंड मीडिएट कीमोटैक्सिस ऑफ इओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल। ये क्या होता है, कीमोटैक्सिस को मीडिएट करता है। कीमोटैक्सिस मतलब होता है केमिकल्स का मूवमेंट। ओके, बात करें अगर इसके फंक्शन का, तो इसका फंक्शन होता है इम्यूनोमॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हिस्टामिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्लड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट आता है। ओके, हिस्टामिन कॉज द डायलेशन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग आर्टरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ओके, जो हिस्टामिन होता है वो डायलेशन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायलेशन करता है। इसमें आती है हमारी आर्टरियोल, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। बट जो लार्जर आर्टरीज या वेन्स होती हैं, यहाँ पे दिखाया है, जो लार्जर आर्टरीज और वेन होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन मतलब लार्जर आर्टरीज और वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बट जो स्मॉलर ब्लड वेसल हैं उनका डायलेशन करता है। ओके,
डायलेशन ऑफ क्रैनियल ब्लड वेसल कॉज पल्सेटिंग हेडेक। क्या होता है, हिस्टामिन क्रैनियल ब्लड वेसल का डायलेशन कर देता है जिससे पल्सेटिंग हेडेक हो जाता है। अगर हिस्टामिन को हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली तो प्रोड्यूस करता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, रेड स्पॉट, व्हील, फ्लेयर। ओके, बात करते हैं अगर रेड स्पॉट की, तो रेड स्पॉट होता क्यों है, ड्यू टू द इंटेंस कैपिलरी डायलेशन। कैपिलरीज का डायलेशन होता है जिससे रेड स्पॉट आता है। बात करते हैं व्हील की, तो ड्यू टू द एक्सक्लूशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। वेन्यूल और कैपिलरीज से जो फ्लूइड होता है उसका एक्सुडेशन होता है जिससे व्हील देखने को मिलता है। बात करते हैं फ्लेयर की, फ्लेयर को रेडनेस भी कहते हैं ड्यू टू द आर्टेरियोलर डायलेशन। आर्टेरियोलर का जो डायलेशन होता है उससे हमें फ्लेयर देखने को मिलता है। ओके, सेकंड है हर्ट। हर्ट पे क्या इफेक्ट आता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। तो जो हिस्टामिन होता है उसका हर्ट पे डायरेक्ट एक्शन कुछ भी नहीं होता है, बट अगर बात करें हम आइसोलेटेड हर्ट गिनी पिग का, तो ये क्या होता है, स्टिमुलेट करता है विद इंक्रीज इन द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब गिनी पिग के हर्ट को ये स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। थर्ड पॉइंट है विसरल स्मूथ मसल्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हिस्टामिन कॉज द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। हिस्टामिन क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। लार्ज डोज कॉज एब्डोमिनल पेन। अगर लार्ज डोज पे लेते हैं तो एब्डोमिनल पेन कॉज करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या होता है, इसका क्या एक्शन आता है, तो जो हिस्टामिन होता है वो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, प्राइमरली बात करें तो एसिड की, सम अमाउंट में पेप्सिन की। ओके, फिफ्थ है हमारा सेंसरी नर्व एंडिंग्स। सेंसरी नर्व एंडिंग जो होता है, हिस्टामिन क्या होता है, अगर हम इसको आईवी इंजेक्ट करते हैं तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है और ईचिंग कॉज करता है। ओके, सिक्स पॉइंट है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड एड्रिनल मेडुला। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को हिस्टामिन क्या होता है, स्टिमुलेट कर देता है और रिलीज कराता है एड्रिनलिन को, जो कि कॉज करता है क्या, इंक्रीज इन द बीपी। ओके, सेवेंथ पॉइंट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हिस्टामिन का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो जो हिस्टामिन है वो पेनिट्रेट नहीं करता है ट्रिपल बी को। बात करते हैं अगर ट्रिपल बी की, तो ट्रिपल बी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, नो सीएनएस इफेक्ट, इसलिए इसका कोई भी सीएनएस इफेक्ट नहीं आता है। अगर बात करते हैं इंट्रा सेरेब्रो वेंटिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर हम हिस्टामिन को डायरेक्ट ब्रेन में दे देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, रेज इन द बीपी, कार्डियक स्टिमुलेशन, हाइपोथर्मिया, वॉमिटिंग, एंटी डायोरेटिक हार्मोन रिलीज। ओके, अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, कि हिस्टामिन का पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है। इसमें फर्स्ट है गैस्ट्रिक सेक्रेशन। हिस्टामिन हैज डोमिनेंट फिजियोलॉजिकल रोल इन मीडिएटिंग द सेक्रेशन ऑफ HCl इन द स्टमक। जो स्टमक में HCl का फॉर्मेशन होता है इसमें हिस्टामिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन अकर्स इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पॉसिबली इन सेल्स कॉल्ड हिस्टोमिनोसाइट्स सिचुएटेड क्लोज टू द पैराइटल सेल्स। जो नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में उनको हम हिस्टोमिनोसाइट बोलते हैं, जो कि पैराइटल सेल्स के पास प्रेजेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, लोकली रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। जब कोई भी स्टिमुलाई आती है, स्टिमुलाई आएगा तो ये क्या होगा, हिस्टामिन को रिलीज करेंगे। स्टिमुलाई में हमारा आ जाएगा जैसे फीडिंग, अगर हम खाना खाते हैं तब वेगल स्टिमुलेशन होता है। कोलिनर्जिक ड्रग्स आती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक में हमारा क्या होता है, यम 3 रिसेप्टर पाया जाता है पैराइटल सेल्स में। ओके, या गैस्ट्रिन। तो ये स्टिमुलाई अगर आते हैं तो जो हिस्टोमिनोसाइट्स हैं वो लोकली हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, जो कि एक्टिवेट करते हैं प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को थ्रू द H2 रिसेप्टर। ओके, और एसिड के सिक्रेशन कराते हैं। बात करते हैं अगर H2 ब्लॉकर्स की, तो H2 blockers not only suppress the acid secretion induced by histamine but also diminish
दैट इन रिस्पॉन्स टू एसिटाइलकोलिन एंड गैस्ट्रिन। ओके, जो H2 ब्लॉकर होते हैं वो एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, जो कि हिस्टामिन इंड्यूस्ड होता है या एसिटाइलकोलिन एंड गैस्ट्रिन के रिस्पॉन्स में होता है, प्रोड्यूस होता है एसिड इन द स्टमक। ओके, सेकेंड पॉइंट है एलर्जिक फिनोमिना। मीडिएशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वाज द फर्स्ट रोल ऑफ द हिस्टामिन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हिस्टामिन जहां वहां एलर्जी होगी, जहां एलर्जी होगी वहां पे हिस्टामिन जरूर होगा। ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट बट ओनली वन ऑफ द मीडिएटर ऑफ सच फिनोमिना। मतलब जो एलर्जिक फिनोमिना होता है उसमें ये एक टाइप का मीडिएटर्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल फॉलोइंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन देयर सरफेस। जैसा कि पहले हमने देख चुका है कि ये जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इन इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हिस्टामिन इज पॉजिटिव इन अर्टिकारिया, एंजियोएडिमा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। मतलब जो हिस्टामिन होता है वो अर्टिकारिया कॉज करता है, एंजियोएडिमा करता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है एज ट्रांसमीटर हिस्टामिन इज बिलीव्ड टू बी एफरेंट ट्रांसमीटर विच इनिशिएट द सेंसेशन ऑफ ईच पेन एट सेंसरी नर्व एंडिंग्स। ये क्या होता है, एफरेंट ट्रांसमीटर होता है जो कि इनिशिएट करता है पेन इचिंग के सेंसेशन को सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन। हिस्टामिन इज द मीडिएटर ऑफ वैसोडाइलेशन एंड अदर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के टाइम पे जो वैसोडाइलेशन होता है ये सब काम कौन करता है, हिस्टामिन। इट प्रमोट्स द एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू द वैस्कुलर एंडोथेलियल बाय एक्सप्रेसिंग द एडहेशन मॉलिक्यूल पी सेलेक्टिन ऑन द एंडोथेलियल सेल सरफेस। क्या होता है, जो हिस्टामिन होता है वो ल्यूकोसाइट के एडहेशन को प्रमोट करता है, कहाँ पे, वैस्कुलर एंडोथेलियल पे। कैसे, ये एक्सप्रेशन बढ़ा देता है किसका, पी सेलेक्टिन मॉलिक्यूल का, जिसके वजह से क्या होता है, ल्यूकोसाइट का एडहेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट है टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर में भी हिस्टामिन का रोल होता है और हेडेक में भी इसका रोल होता है। ओके, अब बात करते हैं बीटा हिस्टीन की। बीटा हिस्टीन क्या होता है, ओरली एक्टिव H1 सेलेक्टिव हिस्टामिन एनालॉग होता है। ओके, इसको हम यूज करते हैं कंट्रोल वर्टिगो। इसको हम वर्टिगो को कंट्रोल करने में यूज करते हैं, बीटा हिस्टीन को, वर्टिगो इन द पेशेंट्स ऑफ मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज में जो वर्टिगो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम बीटा हिस्टीन यूज करते हैं, जो कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये वैसोडाइलेशन करता है इंटरनल ईयर में। ओके, जिससे क्या होता है, वर्टिगो को हम ट्रीट करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अस्थमेटिक पेशेंट, अल्सर पेशेंट को हम इसको नहीं दे सकते, उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये रहा हमारा बीटा हिस्टिन का एक डब्बा जिसमें 8 mg यहाँ पे लिखा है इसका डोज। बीटा हिस्टिन एबॉट कंपनी का है। ओके, अब हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ऐसे ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं या ब्लॉक करते हैं। बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा है सेकंड जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन को हम फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट है हमारा हाईली सेडेटिव। हाईली सेडेटिव में आता है डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन और हाइड्रोक्सीजीन। अगर इसको याद करना है तो सिंपल सा ट्रिक है, पीएचडी। पीएचडी तो आप सब जानते ही होंगे, उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। पी से प्रोमेथाजीन, एच से हाइड्रोक्सीजीन, डी से डाइफेनहाइड्रामीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट सेडेटिव। मॉडरेट सेडेटिव में आता है फेनाइरामीन, मेक्लीजिन, बोक्लीजिन और सिप्रोहेप्टिडीन। ओके, जिसमें हमारा सिप्रोहेप्टिडीन, फेनाइरामीन ये सब इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। ओके, इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, पी सी एम बी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। पी से फेनाइरामीन, सी से सिप्रोहेप्टिडीन, बी से बुक्लीजिन, एम से मेक्लीजिन। ओके, थर्ड है माइल्ड सेडेटिव।
माइल्ड सेडेटिव में आता है साइक्लिजिन, क्लोरफेनाइरामिन और ट्राइप्रोलिडीन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन में आता है फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन। ओके, अब बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो फर्स्ट है इसमें एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन। दे इफेक्टिवली ब्लॉक द हिस्टामिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंड स्मूथ मसल्स एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स, स्पेशली व्हील, फ्लेयर एंड ईच। जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं वो हिस्टामिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल का जो होता है वो, और ट्रिपल रिस्पॉन्स जो कि व्हील, फ्लेयर एंड ईच होता है, उसको क्या होता है, ब्लॉक कर देते हैं। सेकंड है एंटी एलर्जिक एक्शन। मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो कि टाइप 1 रिएक्शन होती है उसको सप्रेस्ड कर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं अर्टिकारिया, ईचिंग एंड एंजियो एडिमा को। ओके, थर्ड है सीएनएस। द ओल्डर एंटीहिस्टामिनिक प्रोड्यूस वेरिएबल डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। जो हमारी पुरानी एंटीहिस्टामिनिक थी वो सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती थी। ये डिपेंड करता था कि कौन सा ड्रग कितना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। जो ज़्यादा करता था वो ज़्यादा डिप्रेशन करता था, और जो कम क्रॉस करता था वो कम डिप्रेशन करता था। बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो H1 एंटीहिस्टामिन जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस को प्रिवेंशन में हम H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोमेथाजिन आल्सो कंट्रोल्स वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड अदर कॉजेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोमेथाजिन है वो वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए यूज करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओके, फोर्थ पॉइंट है एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं वो एंटागोनाइज करते हैं मैस्कैरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, मतलब एंटी एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी इनमें होती है। ओके, एग्जाम्पल है इसके प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, साइक्लिजिन, फैक्सोफेनाडिन। ओके, फिफ्थ है लोकल एनेस्थेटिक्स। फेनाइरामिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन हैव स्ट्रॉन्ग while other have weak मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। ओके, क्या होता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे लोकल एनेस्थेटिक्स जैसा यूज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट यूज्ड क्लिनिकली। क्यों नहीं यूज करते हैं एज ए लोकल एनेस्थेटिक? बिकॉज दे कॉज इरिटेशन व्हेन इंजेक्टेड सबक्यूटेनियस रूट। जब हम इनको सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट करते हैं तो ये इरिटेशन कॉज करते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट क्लिनिकली प्रेफर्ड एज ए लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, सिक्स पॉइंट है बीपी। मोस्ट ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग काज ए फॉल इन द बीपी ऑन आईवी इंजेक्शन। मतलब अगर हम एंटीहिस्टामिनिक्स को आईवी रूट से देते हैं तो फॉल इन बीपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। बात करते हैं अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो द कन्वेंशनल H1 एंटीहिस्टामिनिक्स आर वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द ओरल एंड पेरेंट्रल रूट। क्या होता है, ये ओरल रूट से भी और पेरेंट्रल रूट से वेल एब्जॉर्ब होते हैं, अच्छे तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। एक्सक्रेटेड इन यूरिन। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड एंटर ब्रेन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है और ब्रेन में भी ये जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ एजेंट्स इज 4 to 6 आवर्स। जो मोस्ट ऑफ एजेंट होते हैं उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 4 to 6 आवर होता है। ओके, बात करते हैं अगर साइड इफेक्ट्स की, तो जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है सेडेशन, डिमिनिश अलर्टनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, मोटर इन कोऑर्डिनेशन। तीन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सेडेशन, अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन खत्म कर देता है, मोटर इन कोऑर्डिनेशन, ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। द सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स मे बी डिफाइंड एज दोज H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मार्केटेड आफ्टर 1980। मतलब 1980 के बाद जितनी भी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर मार्केट में आई वे सब क्या होती हैं, सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स बोली जाती हैं। ओके, इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं वो है एब्सेंस ऑफ CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का H1 रिसेप्टर ब्लॉकर था उसकी जो मेन साइड इफेक्ट था
वो था सेडेशन या सीएनएस डिप्रेसेंट। तो ये सेकेंड जनरेशन की जो भी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग हैं उनमें सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है हायर H1 सेलेक्टिविटी, नो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। मतलब ये H1 सेलेक्टिविटी इनकी क्या है, ज़्यादा है, जिससे एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स नहीं हैं इसमें। ओके। थर्ड पॉइंट है एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म अपार्ट फ्रॉम हिस्टामिन ब्लॉकेज। हिस्टामिन ब्लॉकेज के अलावा भी एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म इनमें होता है, जिसमें सम आल्सो इनहिबिट द लेट फेज एलर्जिक रिएक्शन बाय एक्टिंग ऑन ल्यूकोट्राइंस और बाय एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इफेक्ट। ओके। इसमें क्या होता है, कुछ जो होता है इनहिबिट करते हैं लेट फेज एलर्जिक रिएक्शन को। इसके दो मैकेनिज्म इसमें बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्टिंग ऑन द ल्यूकोट्राइंस, ल्यूकोट्राइंस पे एक्ट करते हैं, और बाई एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इफेक्ट। ओके, को इफेक्ट करके अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है फिक्सोफेनाडिन। जो फिक्सोफेनाडिन होता है वो टरफेनाडिन का मेटाबोलाइट होता है। बात करते हैं अगर टरफेनामाइड की, तो कॉज टॉर्सेट डी पॉइंट्स अकरिंग विद इट्स हायर डोजेज और व्हेन इट वाज को एडमिनिस्टर्ड विद द CYP3A4 इनहिबिटर such as erythromycin, clarithromycin, ketoconazole, itraconazole, etc. विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। जो टर्फेनाडिन होता है वो टॉर्सिड डी पॉइंट कॉज करता है, मतलब क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है। ओके, इसलिए उसको मार्केट से विड्रॉल कर लिया गया। उसका ये मेटाबोलाइट होता है फिक्सोफेनाडिन। जो फिक्सोफेनाडिन होता है वो टॉर्सिड डी पॉइंट नहीं कॉज करता है। फिक्सोफेनाडिन डजंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी नहीं क्रॉस करता है। डज नॉट प्रोड्यूस सेडेशन और इम्पेयर साइकोमोटर परफॉर्मेंस। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करता, जिस वजह से क्या होता है, सेडेशन नहीं होगा, साइकोमोटर परफॉर्मेंस को भी इम्पेयर नहीं करता है, और ये फ्री फ्रॉम एट्रोपिनिक साइड इफेक्ट्स। एट्रोपिनिक साइड इफेक्ट्स भी इसमें नहीं आते हैं। एट्रोपिनिक साइड इफेक्ट मतलब एंटी कोलिनर्जिक जो साइड इफेक्ट आते हैं उसी को, क्योंकि जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है एसिटाइल कोलिन का ब्लॉकर होता है क्या, एट्रोपिन। ओके। It is rapidly absorbed, excreted unchanged in urine and bile, has plasma T-half 11 to 16 hours and duration of action 24 hours. ओके, ये फिक्सोफेनाडिन है, फिक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, जिसमें इसका डोज दिया है 180 mg। इसका यूज भी यहाँ पे दिया है, स्नीजिंग, रनी नोज, ईचिंग, वाटरी आइज एक्सेट्रा हम इसको यूज करते हैं। ओके। सेकेंड ड्रग है लोराटाडीन। लोराटाडीन क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव पेरीफेरल H1 एंटागोनिस्ट होता है, विच लैक्स ऑफ CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट एंड इज फास्ट एक्टिंग। इसको याद रखने का एक तरीका है, लोराटाडीन लॉन्ग एक्टिंग, लोराटाडीन लॉन्ग एक्टिंग। ओके, लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव पेरीफेरल H1 एंटागोनिस्ट होता है, लैक्स ऑफ CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट एंड इज फास्ट एक्टिंग। ओके, it is partially metabolized by CYP3A4 to an active metabolite with a longer T-half of 17 hours but has not produced cardiac arrhythmias in overdose। ये क्या होता है, ये भी कार्डियक एरिथमिया को नहीं करता है। ओके, यूज्ड फॉर द अर्टिकेरिया एंड एटोपिक डर्मिटाइटिस। ओके, अर्टिकेरिया और एटोपिक डर्मिटाइटिस में हम इसको यूज करते हैं। ये लोराटाडीन है 10 mg का, इसका डोज है 10 mg। यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, स्नीजिंग, रनिंग नोज, इची, वाटरी आइज एक्सेट्रा, यहाँ पे इसका दिया है। थर्ड है हमारा सिट्रीजिन। सिट्रीजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, और ज़्यादातर लोग सिट्रीजिन को कभी ना कभी लाइफ में यूज़ करते हैं एलर्जी के लिए। सिट्रीजिन इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्साजिन। ओके, पुअरली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, माइल्ड सेडेटिव। पुअरली क्रॉस करता है इसलिए माइल्ड सेडेशन करता है। Citrizine inhibit the release of histamine and cytotoxic mediators from the platelets as well as eosinophil chemotaxis during the secondary phase of allergic response। क्या होता है, जो सिट्रीजिन होता है वो हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट करता है,
प्लेटलेट से साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स को रिलीज नहीं होने देता है, और इयोसिनोफिल्स के कीमोटैक्सिस को भी इनहिबिट करता है सेकेंडरी फेज ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स में। ओके, इट में बी यूज्ड इन एलर्जिक डिसऑर्डर, ये एलर्जिक डिसऑर्डर में यूज होता है। इट इज इंडिकेटेड इन अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज, पोलिनोसिस, अर्टिकेरिया एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस, आल्सो यूज्ड एज एडजुवेंट इन द सीजनल अस्थमा। ओके, ये सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है, 10 mg पर 10 mg की टैबलेट है। ओके, फोर्थ है हमारा रूपाटाडीन। ओके, दिस रिसेंटली इंट्रोड्यूस एंटीहिस्टामिनिक एज एडिशनल पैफ एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी एंड इज इंडिकेटेड इन एलर्जिक रेनाइटिस। ओके, जो हम बात कर रहे थे स्पेशल प्रॉपर्टीज की सेकेंड जनरेशन की, उसमें जो पैफ वाला पॉइंट आ रहा था वो यही है कि दिस रिसेंटली इंट्रोड्यूस एंटीहिस्टामिनिक हैज एडिशनल पैफ एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी एंड इज इंडिकेटेड इन एलर्जिक रेनाइटिस। रूपाटाडीन टैबलेट 10 mg का। ओके, फिफ्थ है हमारा एजिलास्टिन। दिस न्यूअर H1 ब्लॉकर हैज गुड टॉपिकल एक्टिविटी, इट इनहिबिट्स हिस्टामिन रिलीज एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ट्रिगर बाय ल्यूकेट्राइंस पैफ। टी हाफ क्या होता है इसका, 24 आवर्स होता है, गिवन बाय नेजल स्प्रे फॉर सीजनल एंड एलर्जिक रेनाइटिस। ओके, ये है हमारा एजिलास्टिन HCl नेजल सॉल्यूशन। ओके, जिसको हम कैसे यूज करते हैं, नेजल स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं। बात करते हैं अगर यूजेस की, तो इसको हम यूज करते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर में, कॉमन कोल्ड में, मोशन सिकनेस में, वर्टिगो में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, कफ में, पार्किंसन में प्रोमेथाजीन को यूज करते हैं। बात करें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की, तो एनेस्थेसिया से पहले कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वॉमिटिंग आती है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसको ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। ओके, अब बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट की। जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। द फर्स्ट H2 ब्लॉकर बुरीमामाइड was developed by Black in 1972. Okay, mitimide was the next, but both were not found suitable for the clinical use. ये जो दो ड्रग थी इनका कोई भी क्लिनिकल यूज नहीं हुए। ओके, फिर नेक्स्ट जो ड्रग आई 1977 में, सेमेटिडिन वाइडली यूज किया जाता है। ओके, इसके और एग्जांपल हैं रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन। ओके, they are primarily used for the peptic ulcer, gastroesophageal reflux disorder and gastric hypersecretory state। gastric hypersecretory states मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, सेक्रेटरी मतलब सेक्रेशन स्टेट किसका, गैस्ट्रिक का, उसको इनहिबिट करने के लिए H2 ब्लॉकर हम यूज करते हैं। ओके, ये रहा हमारा रेफरेंस बेसिकली हमने यूज किया है KD त्रिपाठी को, जो कि इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने क्वेरी को, अपने डाउट को, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके डाउट को, क्वेरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।